तो टॉस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने हम जा रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 1, और इसके सारे चैप्टर हम 1 बाय 1 करके सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 का आपका नाम जैसा है, आपको पता है चैप्टर 1 का नाम क्या है, फ्रेम। केजीबी इसको ट्रस्ट भी बोला जाता है, ट्रस्ट और फ्रेम में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। तो पहले इसको समझना, आखिर चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं, हमें करना क्या है। देखिए, सपोज दैट आपके पास एक ये मेंबर है। मेंबर आपने सेकेंड ईयर में नाम सुना, कोई भी टुकड़ा हो सकता है, ये चाहे लकड़ी का हो, लोहे का हो, कंक्रीट का हो, किसी का भी हो सकता है। ऐसे मैंने एक मेंबर ये लिया, एक मेंबर ये लिया। अब मैंने क्या किया, इन तीनों मेंबर्स को आपस में जोड़ा, और जोड़ करके मेंबर्स को आपस में एक स्ट्रक्चर बना दी। देखो ये यानी जब मैंने दो मेंबर्स को आपस में जोड़ा, ध्यान सुनना, ये क्या है, आपस में मेंबर है। एक मेंबर ये हो गया और एक मेंबर आपका ये हो गया। जब दो मेंबर्स को आपस में जोड़ा तो एक क्या बना, जॉइंट। क्या बना, जॉइंट। एक मेंबर और में लेके आया तो और जॉइंट बने, और फिर आपस में जॉइंटों ने मिलकर क्या बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए। क्या बना दी, स्ट्रक्चर बना दी। इसी स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं, फ्रेम बोलता हूं। और अच्छा, इसको बेहतर एग्जांपल में समझना है तो घरों में चारपाई सभी के हैं। तो चारपाई में आपने देखा होगा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होती है चारपाई की, कुछ ऐसे बनी होती है, कुछ ऐसे तो होगा भी, राइट। तो ये क्या है, ये मेंबर है। क्या है ये, मेंबर है। ये सारे मेंबर है। अब आप खुद देखिए, एक मेंबर ये था और एक मेंबर ये था। इस मेंबर को आपस में मिलाया तो क्या बन गया, एक जॉइंट बन गया। ऐसे इस मेंबर को आपस में मिलाया, एक जॉइंट बन गया। ऐसे इस मेंबर को मिला के क्या बन गया, जॉइंट मिल गया। और फिर बहुत सारे जॉइंटों ने मिलकर आपके क्या बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं, फ्रेम या ट्रस बोलता हूं। अब बात ये आती है कि सर चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये जो जॉइंट बनते हैं ना, ये वाले जॉइंट, ये जॉइंट भी आपके तीन टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो जॉइंट होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करें, यहां से सभी लिखते जाना, टाइप्स ऑफ अगर जॉइंट की हम बात करें तो ये जॉइंट भी आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला एक बनता है बाइनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेंबर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जॉइंट बनाएंगे। जॉइंट कितने टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के। पहला जॉइंट कौन सा हो सकता है, बाइनरी। बाइनरी जॉइंट की खासियत क्या होती है, अगर सिर्फ एक ऐसा जॉइंट जिसपे दो मेंबर मिल रहे हो, सभी ध्यान से सुने, क्या है, एक ऐसा जॉइंट जिसपे दो मेंबर मिल रहे हैं, जैसे मेंबर नंबर 1 और मेंबर नंबर 2। जब दोनों मेंबर आपने मिलाए तो क्या बनाए, जॉइंट मिला। तो जिस जॉइंट पे दो मेंबर मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी जॉइंट। देखो नाम से पता लग रहा है, बाइनरी का मतलब दो ही होता है, तो मतलब जहां दो मेंबर मिलेंगे। एक और होता है मेरे पास, कौन सा, टर्नरी जॉइंट। टर्नरी जॉइंट, नाम से पता लगा, टर्नरी का मतलब कितने में देते हैं हम, तीन। एक ऐसा मेंबर जहां पे, एक ऐसा जॉइंट जहां पे कितने मेंबर मिल रहे हो, तीन मेंबर मिल रहे हो। कितने मेंबर मिल रहे हो, तीन मेंबर मिल रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्नरी जॉइंट बोलेंगे। और तीसरा मेरे पास आएगा क्वाटनरी जॉइंट। क्वाटनरी जॉइंट, एक इसकी भी खासियत, एक ऐसा मेंबर, ऐसा जॉइंट जहां पे कितने मेंबर मिल रहे हो, चार मेंबर मिल रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। मेंबर क्या है, मेंबर कोई भी एक सिंपल थिंग हो सकती है, कोई टुकड़ा हो सकता है, ये चाहे आपका लकड़ी का हो, आयरन का हो, किसी का भी हो सकता है, ये मेंबर है। ये जब मेंबर आपस में मिले तो क्या बने, जॉइंट बने। जॉइंट कितने टाइप के बन सकते हैं, तीन टाइप के बन सकते हैं, बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट, क्वाटरनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट वो जॉइंट होंगे जहां पे दो मेंबर मिलेंगे, टर्नरी जॉइंट आपके वो जॉइंट होंगे जहां पे तीन मेंबर मिलेंगे, और क्वाटरनरी जॉइंट आपके वो होंगे जहां पे चार मेंबर मिलेंगे। बता दें सभी, आगे देखिए। अब सिचुएशन यहां पे ये है कि चल सर ठीक है, हमने मेंबर को मिला के ज्वाइंट बना दिया, बहुत सारे ज्वाइंट मिलके आपस में क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। अब इस स्ट्रक्चर को जो हम पढ़ रहे हैं, इसको नाम क्या दे रहे हैं हम, फ्रेम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, फ्रेम। मतलब फ्रेम क्या है, फ्रेम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे मेंबर और ज्वाइंट से मिलकर के बनती है, उसको हम फ्रेम बोलते हैं। अब सुनिए, हमें क्या करना है, हमें ये करना है। अब आपको ये पता है कि आपने जो भी फ्रेम बनाया है, सपोज दैट कि आपने ये फ्रेम बना लिया, एक ये फ्रेम बन गया, ये ट्रस बन गया।
अब आप इस फ्रेम को ऐसा तो है नहीं कि आप इसको हवा में लटका देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, इसको सपोर्ट देंगे। क्या देंगे, सपोर्ट देंगे। तो नीचे से सपोर्ट जो मैं दूंगा, आपको पता है या तो सपोर्ट और रोलर हो सकता है या वो हिंज हो सकता है, जो ये सपोर्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। एक सपोर्ट आपने पढ़ा था सेकंड ईयर में, कौन सा, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, इस सपोर्ट की खासियत सभी को मैंने उस टाइम बताई थी। ये कुछ इस तरह से मार्क होगा सपोर्ट, जहां भी आपको मिलेगा यहां से कुछ डार्क होगा और इस तरह से इसको मार्क करके दे देगा, ये हिंज सपोर्ट होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि जब भी इस सपोर्ट के ऊपर किसी भी हम बीम को रखेंगे इस तरह से, तो ध्यान से सुनना, इस सपोर्ट पे जब भी अगर हमें ये सपोर्ट बनाना होगा इस तरह से, ये सपोर्ट क्या करेगा, इस बीम के दो तरह के डिफ्लेक्शंस को रोक सकता है। कैसे, एक तो बीम को नीचे नहीं जाने देगा। जब बीम में नीचे नहीं जाएगी इसका मतलब कि यहां से कोई रिएक्शन लग रही है, तो डेफिनेट यहां से एक रिएक्शन मिलेगी आपको, कौन सी, वर्टिकल। साथ साथ ये क्या करेगा, ये बीम को ऐसे भी नहीं जाने देगा, तो इसका मतलब इधर से भी इसको रिएक्ट करेगा, इधर से भी रोकेगा इसको। तो ये कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल। अब जैसे आपने बीम यहाँ पे हिंज कर रखी है, देखो दो तरह के रोटेशन रुके, इसमें एक तो नीचे नहीं जा रही है बीम और एक ऐसे नहीं जा रही है बीम। इसका मतलब इसमें दो तरह के डिफ्लेक्शन जीरो हो गए। और डिफ्लेक्शन जीरो तभी हो सकता है जब ऊपर से बाहर लग रहा हो, नीचे से रिएक्शन लग रही है, तभी तो इसका डिफ्लेक्शन जीरो होगा। हाँ, लेकिन इसकी खासियत ये कि ऐसे रोटेट हो सकता है, ये ऐसे। इसका मतलब इसको मूवमेंट को नहीं रोक सकता है, इसके इस वाले रोटेशन को नहीं रोक सकता है, इस वाले रोटेशन को। तो मतलब एक ऐसा जॉइंट जिसपे सिर्फ दो रिएक्शन क्रिएट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट बोलते हैं। जो इसमें दो रिएक्शन है, तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसमें रोटेशन, ये वाला जो मूवमेंट होता है, इसको हम रोक नहीं सकते, इसलिए हिंज सपोर्ट पे इस वाले रिएक्शन का कोई रोल नहीं होता। दूसरा एक सपोर्ट मैंने और भी बताया था, कौन सा, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, इसकी खासियत भी देख लो क्या है। ये सपोर्ट कुछ ऐसे मिलेगा, इस तरह से ऐसे रख लेगा, इस पे इस तरह से नीचे लगे होंगे रोलर गाइडर, ये रोलर सपोर्ट होता है। इसकी खासियत क्या होती है, देखो इसको भी समझो। अब मान लो ये रोलर है, आप सिर्फ माइंड में अपनी एक इमेज बनाइए, ये रोलर है आपके सामने और ये बीम है, आपने सिर्फ रोलर पे ऐसे बीम को रख दिया। अब होगा क्या, देखो कई बीम नीचे जा सकती है। अगर इस बीम के ऊपर आप कोई भार लगाओगे आप, तो क्या बीम नीचे जा सकती है क्या, नहीं, इसको रोलर नीचे जाने देगा नहीं। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि बीम के ऊपर आपने जितना भी भार लगाया है उतनी रिएक्शन कहां से लगेगी, नीचे से लगेगी। तो डेफिनेट यहां से एक रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी, एक ये, क्योंकि नीचे नहीं जाएगा ये। आप तो केवल जब सपोर्ट की बात करते हैं ना, सपोर्ट में ये चीज ध्यान रखा करो कि जब आपने बीम रखी तो बीम किधर नहीं जा सकती, बस वही उधर उधर रिएक्शन लगा। तो चूंकि बीम उधर इसलिए नहीं जाएगी जो कहां से कोई ना कोई रिएक्शन काम कर रही है। और देखो अब आपने इस रोलर पे बीम को रखा, अब आप ध्यान से समझो, रोलर पे बीम ऐसे जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। इसका मतलब इधर से इस पे कोई रिएक्शन नहीं आ सकती। और देखो ये रोलर है, इससे बीम ऐसे फिसल सकती है, बिल्कुल फिसल सकती है, इस पे कोई रुकावट नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन इस पे ऐसे भी नहीं आएगी। तो मतलब इस पे केवल एक ही रिएक्शन आएगी, नीचे की तरफ। और तीसरा सपोर्ट मेरे पास कौन सा होता है, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, और इस सपोर्ट की खासियत क्या है ये भी आप देख लें। अब इस पे ध्यान से देखना, ये यहां से बंधा हुआ है। अब फिक्स सपोर्ट आपने क्या कर रखा है, बीम का एक सिरा होल्ड किया हुआ है। आप एक बार समझ लो, मैं आपको उतारने का टाइम दूंगा। ये होल्ड किया हुआ आपने ऐसे इसको। अब ध्यान से देखना, ये बीम किधर नहीं जा सकती, जिधर नहीं जाएगी इसका मतलब उधर इस पे रिएक्शन लगी हुई है। तो मुझे बताओ, अगर आप इस पे यहां बाहर लगाते हो तो क्या ये बीम नीचे से नीचे भाग जाएगी क्या, ध्यान से समझना। ये होल्ड, ये सिरा का आपने इसको पकड़ लिया ऐसे मजबूती से, आपने इस पे एक हल्का सा भार रखा, तो क्या ये बीम यहां से नीचे भाग रही है, नीचे की तरफ नहीं भाग रही। इसका मतलब यहाँ पे 100% एक रिएक्शन आएगी, क्योंकि इस रिएक्शन इसको रोक रखा है, राइट। अब वैसे देखो ये होल्ड है ऐसे, तो ये क्या बीम ऐसे ऐसे जा सकती है, क्योंकि पकड़ रखा है ना आपने इसको, तो ऐसे जा ही नहीं सकती है। इसका मतलब इस पे ऐसे भी रिएक्शन लगी हुई है 100%, राइट। और आप देखो, आपने अगर ऐसे पकड़ा हुआ है तो देखो, अगर इस पे आप एक नॉर्मल रॉड लगाते हो तो डेफिनेटली ऐसे बेंड नहीं हो सकती, लेकिन ज्यादा रॉड लगा दोगे तो टूट जाएगी मुड़ करके, ये तो होगा इसका। इसका मतलब जब आप इस पे ऐसे कोई रॉड लगाओगे तो 100% कुछ ऐसे मूवमेंट भी क्रिएट होगा जो इसको रोकेगा, जो नीचे नहीं आने देगा इसको। तो इसका मतलब फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आ जाती है, 3 रिएक्शन आ जाती है। तो ये नॉर्मल से सपोर्ट की मैं आपसे बात कर रहा था। हिंज सपोर्ट में हमेशा 2 रिएक्शन होती है, रोलर पे 1 रिएक्शन होती है, फिक्स सपोर्ट पे हमेशा 3 रिएक्शन होती है। तो मैं जल्द आपको
चैप्टर का दोबारा से हम बात ये कर रहे थे कि हमें एक चैप्टर पढ़ना था जिसका नाम क्या था, फ्रेम। और फ्रेम को पढ़ने के लिए आपने देखा कि फ्रेम एक ऐसी स्ट्रक्चर जो बहुत सारे मेंबर से मिलकर बनती है। मेंबर मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनकर फ्रेम बन गया। इस फ्रेम को मुझे क्या करना है, सपोर्ट पे रखना है। क्या करना है, सपोर्ट पे रखना है। तो जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे हिंज सपोर्ट ले लिया, चलो ठीक है, एक यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट ले लिया, ये सपोर्ट मैंने इसमें लगा दिया। अब आप खुद बताइए, यदि इस फ्रेम के ऊपर मैं कोई भी भार यहाँ पे लगाता हूँ, सपोज दैट मैं इस फ्रेम के ऊपर कितना लोड लगा दिया, 10 न्यूटन। कितना लगा दिया, 10 न्यूटन। तो मुझे बताओ फाइनली जो आपने 10 न्यूटन फ्रेम पे लगाया वो फाइनली लोड कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे। कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे। कैसे जाएगा, ये 10 न्यूटन सबसे पहले किस पे जाएगा, कुछ तो इस फ्रेम पे जाएगा, सॉरी इस वाले मेंबर पे जाएगा, और कुछ इस मेंबर पे जाएगा। फिर इस मेंबर से लोड कहाँ जाएगा, इस वाले पर, कुछ इसमें बढ़ जाएगा। इस वाले से कहाँ जाएगा, कुछ इस पे जाएगा, कुछ इस पे जाएगा। तो फाइनली लोड आपका कहाँ पहुंच रहा है, ग्राउंड पे पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है, तो हमें ये चैप्टर में डिस्कस ये करना है कि जो 10 न्यूटन का सब जो आपने ऊपर से लोड लगाया था, इस 10 न्यूटन की वजह से इस वाले मेंबर में कितना फोर्स था, इस वाले मेंबर में कितना फोर्स था, और इस वाले मेंबर में कितना फोर्स था। बस ये अगर आपने पता लगा लिया तो हमारा फ्रेम चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और कोई सी भी स्ट्रक्चर आप लेना, अब आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। देखो एक सपोज दैट ये प्रॉब्लम बहुत बार रिपीट हुई बोर्ड में, तुम्हारे ये बीचे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए आप इसको, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या ये फ्रेम है, बिल्कुल फ्रेम है, क्योंकि मेंबर से मिलकर बना हुआ है, फ्रेम है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक 100 न्यूटन का लोड लगा देता हूँ, ये मैंने 100 न्यूटन का लोड लगा दिया, तो आपको ये पता है इस लोड को फाइनली सह कौन रहा है, इधर से फिक्स सपोर्ट कौन से रहा है, ऐसे तो होल्ड कर रखा है आपने, जब आप इस पे लोड लगाओ तो लोड तो इसी ये कैरी कर रहा है। तो क्या होगा, इस 100 में से कुछ फोर्स तो किस पे आएगा, इस वाले मेंबर पे, कुछ फोर्स किस पे आएगा, इस वाले पे। ये ट्रांसमिट किसको करेगा, इसको। ये किसको करे, ये वाला जो फोर्स आएगा इसके ऊपर, वो किस चीज को देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। फिर फाइनल लोड कहां पे पहुंचेगा, इस एंगल पे पहुंचेगा। तो हमें ये पता लगाना है कि सर ये जो 100 न्यूटन था, इसकी वजह से इस वाले मेंबर में कितना फोर्स आया, इस वाले मेंबर में कितना फोर्स आया, इस वाले मेंबर में कितना फोर्स आया, इस वाले में कितना फोर्स आया। वैसे मेंबर्स में क्या करनी है, फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। बस ये चैप्टर बोलता है। यानी फ्रेम आपके सामने बनाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेम आपके सामने बना देगा और सिर्फ आपको करना इतना सा होगा, जो फ्रेम आपके सामने बना होगा उसमें सभी मेंबर्स में क्या करेगा, फोर्स की कैलकुलेशन करवाएगा। अब बात यहाँ पे आती है, जब सर ये फोर्स की कैलकुलेशन कराएगा तो इसको निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि हम थोड़ी देर के लिए फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में चले जाएंगे और पूरी मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो ध्यान से सुनना, अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा ध्यान सुनना, हमें चैप्टर में करना क्या है, मेंबर्स में फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए दो मेथड बना रखे हैं, एक मेथड है मेथड ऑफ ज्वाइंट और दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ ज्वाइंट और दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन, ये दो मेथड है। ये दोनों मेथड किस काम आएंगे, मेंबर में फोर्स की कैलकुलेशन करने के। इससे भी मेंबर में फोर्स की कैलकुलेशन हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। बट दोनों की अगर हम बात करें तो बच्चों का ऑब्जर्वेशन तो ये कि सर ये आसान है, लेकिन अगर टाइम बहुत ज्यादा बचाना हो तो ये बहुत आसान है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है बलों के घटक के ऊपर। जो आपने फर्स्ट ईयर में बलों के घटक बांटे थे ना कॉस साइन वाले, याद हो तो ये तो उस पर डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा मूवमेंट के ऊपर, राइट। तो मैं दोनों से बता दूंगा, दोनों मेथडों को यूज करना सिखा दूंगा भी कहां से क्या है। लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेशन भी आपसे देखें, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी पड़ती है, बट ये मेथड थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। और वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि हर टॉपिक को मैं आपको टॉपिक से ही लिंक कर दूंगा। यहां ध्यान क्या है, मेथड ऑफ ज्वाइंट क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ ज्वाइंट। मतलब इसको मेथड एक लगाएंगे तो किसके ऊपर लगेगा, एक ज्वाइंट के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, ज्वाइंट के ऊपर लगेगा। ज्वाइंट किससे मिलकर बना था, फ्रेम से। किससे मिलकर बना था, फ्रेम से, सॉरी मेंबर। किससे मिला था, मेंबर से। यानी आपके पास ये दो मेंबर थे, मेंबर मिलकर ज्वाइंट बना, बहुत सारे ज्वाइंटों ने क्या बना दी, एक फ्रेम स्ट्रक्चर बना दी थी। अब इसके बारे में बात करते हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट क्या कहता है। मेथड ऑफ ज्वाइंट, इसको आप समझेंगे, जो जो पॉइंट मैं आपको लिखाते जाऊं आप कॉपी में लिखेंगे, ध्यान से सुनना। ये मेथड ऑफ ज्वाइंट क्या कहता है कि आप फिलहाल जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो किसमें पढ़ रहे हैं, 2D में। किसमें, 2D में। तो आपको ये क्लियर पता है
कि हम इसमें दो तरह की साम्यवस्था लगा सकते हैं, एक तो समेशन fx बराबर 0 और एक समेशन fy बराबर 0। ये दो तरह की साम्यवस्था लग सकती है जो आपने फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में भी पढ़ी थी, आपको याद है। दूसरा मैं आपको रिपीट और कर दूं, आपके पास जब आपने मैकेनिक्स को रिपीट किया था, ये ध्यान रखना ये चैप्टर पूरा ही मैकेनिक्स का चैप्टर था, मैं इसलिए अब पहले रिपीट भी कर रहा था कि बीटेक में मैकेनिक्स में चलता है चैप्टर पूरा, ये है ही मैकेनिक्स। तो देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलो, इसको वर्टिकल बोलो। अगर मान लो आपके पास एक फोर्स यहाँ पे दे रखा है 100 न्यूटन, कितने एंगल के ऊपर, 45 एंगल के ऊपर, ये दिया हुआ है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के बीच में अगर कोई भी तिरछा बल आ जाता है तो आप उसके क्या बांट सकते हैं, घटक बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं, घटक बांट सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले से हम मैकेनिक्स कर रखी है उन बच्चों के तो इसमें 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि टोटली मैकेनिक्स पर डिपेंड करेगा ये। अब आपको पता है 100 के कितने घटक बनेंगे, 2 बनेंगे। एक बार तो क्या करेंगे 100 में cos का गुणा कर देंगे और एक बार क्या करेंगे sin का गुणा कर देंगे। घटक याद है, ऐसे कुछ बांटते थे, इसमें cos वाला घटक उधर लिखते थे जिधर आपका एंगल बनता है। जैसे इस वाले बल ने इसके साथ एंगल बनाया तो इसमें cos का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, लंबवत वाले में क्या हो जाएगा sin का मल्टीप्लाई हो जाएगा। रही डायरेक्शन की बात, ये डायरेक्शन इसमें कहाँ जा रही है, बाहर, तो इसमें ये इस वाले पॉइंट से देखा करो हमेशा, इस पॉइंट से इसमें डायरेक्शन कहाँ जा रही है, बाहर, तो इस वाले पॉइंट से इसकी दिशा भी बाहर कर देनी है और इस वाले पॉइंट से इसकी दिशा भी कहाँ कर देनी है, बाहर कर देनी है। मान लो सपोज दैट ऐसा होता कि ये आपके पास एक बल दे रखा है 50 न्यूटन और यहाँ से एंगल दे रखा है थीटा, ये मान लेते हैं। अब आपको ये पता है कि 50 का cos वाला घटक किधर आएगा, इस साइड में, चूंकि एंगल से बना है तो क्या आएगा 50 cos थीटा, इधर क्या आएगा 50 sin थीटा। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, अंदर की तरफ, तो ये भी अंदर आएगा और ये भी अंदर आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पहले से हम आज से 1 साल पहले 2 साल 1.5 साल फर्स्ट ईयर में पहले डिस्कस करा इसका बहुत अच्छे से हम लोगों ने। हमेशा तिरछे बल के घटक बांटने हैं। तिरछे बल के घटक कितने होंगे, 2 होंगे, एक cos का एक sin का। cos का घटक हमेशा उधर लिखना है जिधर आपका एंगल दिया हो और उसके लंबवत वाला क्या लिखना है, हमेशा sin लिखना है। डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस मेथड में डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्शन का। अगर आपके मूल बिंदु से ओरिजिन से एरो बाहर लगा हुआ है तो इसके जो 2 घटक आपने बांटे दोनों कहां हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर एरो अंदर लगा हुआ है तो दोनों घटक कहां हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। अब आप यहां पे आ जाइए, ये दो साम्यवस्थाएं हमारे सामने रहेगी, ध्यान रखना, समेशन fx बराबर 0 और समेशन fy बराबर 0। दो क्यों लगाते हैं हम लोग, इसका भी मैं आपको कारण समझा देता हूं। यहां पे आपने भी देखा था जो एक तिरछा बल था इसके आपने कितने घटक बांटे थे, 2 बांटे थे। एक घटक तो किसमें था, x में, और एक इसमें था y में। तो z में तो कुछ था ही नहीं, इसलिए हम साम्यवस्था केवल कितनी लगाएंगे, 2 ही लगाएंगे, एक बार तो x में और एक बार y में। इसको लगाएंगे कैसे भी मैं अगले तीसरे स्टेप में बताऊंगा आपको। अब आ जाइए यहां, मेथड ऑफ जॉइंट क्या कहता है। अब मैं इसमें जितने भी पॉइंट लिखा हूं उनको एक एक करके कॉपी में लिखते जाना जो मैं आपको बोलूं, और 1 बाय 1 करके मैं आपको एक एक स्टेप को समझा दूंगा। ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए, क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ इसमें कि लास्ट 10 इयर्स में एक बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है कि मेथड ऑफ जॉइंट को समझाइए, तो उसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ अपनी भाषा में पॉइंट बना बना के लिख के आने। तो लिखो इसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखें, हेडिंग आप ये डाल लेना, ये लिखो मेथड लिखो पहले। तो मेथड, 2 मेथड है, मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन, ये दोनों उतारे पहले आप। उसके बाद सबसे पहले हेडिंग डालें आप मेथड ऑफ जॉइंट। तो मेथड ऑफ जॉइंट में पहला पॉइंट मार्क करके लिखना, लेकिन सबसे पहले दिए गए फ्रेम में, सबसे पहले दिए गए फ्रेम में जितने मेंबर हैं, सबसे पहले दिए गए फ्रेम में जितने मेंबर हैं उन सभी मेंबर्स में, उन सभी मेंबर्स में अपनी इच्छा से कोई भी बल मान ले, कोई भी बल मान ले। ये सारे पॉइंट्स मैं आपकी केवल मेमोरी के लिए लिखवा रहा हूं ताकि आप भूले नहीं, और अगर पेपर में आ भी जाता है तो भी आप लिख के आ सकते हैं। तो देखो पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट ये कहता है कि सपोज दैट आपके पास ये फ्रेम है,
ये फ्रेम है इस तरह से। क्वेश्चन आपके बीटीआर में 3 बार आ गया ये वाला, और यहाँ पे एक लॉट दे दिया आपको माना 10 मीटर, ये फ्रेम। अभी जो डेफिनेट पता फ्रेम तो है ही, जो मेंबर से मिलकर बना हुआ है। अब मुझे अब ये बता इसमें कितने फ्रेम है, कि हमेशा ध्यान रखना फिक्स एंड जो होता है इसको फ्रेम में कभी काउंट, इसको मेंबर में काउंट नहीं करते इस वाले को। ये जो फिक्स रहा होता है इसको कभी भी मेंबर में काउंट नहीं करते, बाकी सब मेंबर होते हैं। तो मुझे बता इसमें कितने मेंबर है, कैलकुलेट कर देते हैं। मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3 और मेंबर नंबर 4। ये मेंबर नहीं है तो बल लगाया है, 4 मेंबर है। कितने? तो पॉइंट क्या कहते हैं, मेथड ये कहता है सबसे पहले क्या करें, फ्रेम को देखना, फ्रेम में जितने भी मेंबर है एक मेंबर हमेशा एक बल कैरी करता है, एक मेंबर एक बल कैरी करता है, मतलब एक मेंबर के पास केवल एक बल हो सकता है। तो क्या करेंगे, अपनी इच्छा से कुछ भी बल मान लेना। जैसे ये मेंबर है तो आपने मान लिया इस मेंबर में बल कितना है F1, इस मेंबर में बल कितना है F2, इस मेंबर में बल कितना है F3, इस मेंबर में बल कितना है F4। भाई हमें करना क्या इस मेथड में, मेथड यही तो कहता है कि जो फ्रेम दे रखा है उस फ्रेम के ऊपर जो भी लोड लगा हुआ था उस लोड की वजह से मेंबर में कितना कितना बल आ रहा है वो तो निकालना है हमें। तो हमने क्या किया, अपनी इच्छा से क्या किया, जितने भी मेंबर थे सभी मेंबरों में अपनी इच्छा से आपने बल मान लिया F1, F2, F3, F4, और पता नहीं कितने मेंबर हो सकते थे। सपोज दैट मान लो ये प्रॉब्लम है आपके सामने जिसकी मैं अभी थोड़ी पहले बात ही कर रहा था आपसे, कि मान लो ये समस्या है कोई आपके सामने, एक ये प्रॉब्लम क्रिएट है, ये मेंबर है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसमें जितने भी मेंबर है सभी में क्या मान लेंगे आप, बल मान लेंगे। इसमें बल मान लोगे F1, F2, F3, F4, F5, F6। तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और ये जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले आप यही फॉर्मेलिटी करेंगे, राइट। कि पेपर में आपको इस तरह से प्लस बनी एक फ्रेम बनाएगा, उसमें जो मेंबर होंगे वो नाम दे देना 1 2 3 4 5 इस तरह से आप। नंबर 2 पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट लिखना, इसके बाद दिए गए फ्रेम से, इसके बाद दिए गए फ्रेम से किसी एक ज्वाइंट का सिलेक्शन करना है। इसके बाद दिए गए फ्रेम से किसी एक ज्वाइंट का सिलेक्शन करना है। अर्थात किसी एक ज्वाइंट को उठा लेंगे, अर्थात किसी एक ज्वाइंट को उठा लेंगे। ये सबसे अहम पॉइंट है, इसको समझे आप, क्योंकि यहीं से इसके बलों की जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ना वो यहीं से होनी है। तो सुनो भाई कैसे करना। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वापिस से देखना एक बार सभी। ये आपका फ्रेम रहा, फ्रेम में बहुत सारे मेंबर्स रहे और आपके पास एक ये 100 न्यूटन का फोर्स रहा। तो पहला काम क्या, बोलो पहला काम क्या, सभी मेंबर्स को क्या करेंगे, बलों के नाम दे देंगे 1 2 3 4, राइट। ये क्या है सारे, बोलो ज्वाइंट, ये क्या है, ज्वाइंट ही तो है ये। तो यहाँ पे जैसे A B C D, या तो पेपर में ये मार्क किए हुए आएंगे, नहीं आएंगे तो आप मार्क कर लेना अपनी सुविधा के हिसाब से, ABCD कोई भी नाम देना ज्वाइंट को। अब ये क्या कह रहा है, इस फ्रेम में से सबसे पहले आपको कोई एक ज्वाइंट पकड़ना है। अब प्रॉब्लम ये आती है, सर मैं इस ज्वाइंट को पकड़ूं, अगर मैं इस ज्वाइंट को पकड़ूंगा तो कितने मेंबर टच हो रहे हैं इसके, 3 1 2 3। इस ज्वाइंट को पकड़ूं तो कितने मेंबर टच हो रहे हैं, 1 2। इस ज्वाइंट को पकड़ूं तो कितने मेंबर टच हो रहे हैं, 1 और 2, राइट। तो सर इसमें से सबसे पहले ज्वाइंट में पकड़ूं कौन सा, तो कौन सा ज्वाइंट पकड़ना है उस चीज को आप ऐसे समझो। अब मैकेनिक्स पे आते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कितनी साम्यवस्था लग सकती है, 2। एक तो समेशन fx बराबर 0, एक समेशन fy बराबर 0। हमेशा ध्यान रखना ये साम्यवस्थाएं आपको ये कहती हैं कि जितनी साम्यवस्थाएं आप लगाते हैं उतने ही समीकरण बन सकते हैं, और जितने समीकरण बन सकते हैं उतने ही अज्ञात वैल्यू निकल सकती है। इसका मतलब एक बार तो आप साम्यवस्था किस में लगाओगे, x में, तो एक समीकरण वहां से बनेगी, वो कैसे बनेगी बाद में बताएंगे। एक बार साम्यवस्था किस में लगाओगे,
y में एक समीकरण वहां से बनी, तो समीकरण बने कितनी? दो। कितनी समीकरण बनी? दो। अगर दो समीकरण है तो फिर अज्ञात भी कितने निकल सकते हैं? दो ही अज्ञात निकल सकते हैं। कितने निकल सकते हैं? दो ही अज्ञात निकल सकते हैं। इसका मतलब आप हमेशा उस ज्वाइंट को उठाएं जहां पे मैक्सिमम अज्ञात फोर्स की संख्या कितनी हो? दो। एक है तो कोई बात नहीं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप उसको उठाएंगे तो बहुत जल्दी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि साम्यवस्था ये कहती है कि इस साम्यवस्था से केवल आप दो ही समीकरण बना सकते हैं। वैसे अगर दो समीकरण बनेंगी तो इसका मतलब 100% आप दो ही अज्ञात निकाल सकते हैं। तो एक ऐसा ज्वाइंट इसमें देखो जिस पर अज्ञात बलों की संख्या कितनी है? दो। कितनी है? दो। तो बताओ कौन सा ऐसा मेंबर? तो मैं यहीं से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं इस ज्वाइंट को उठाता हूं, राइट, तो कितने मेंबर आ रहे हैं? तीन। एक, दो, तीन, और हर एक मेंबर के पास एक बल है। तो इसका मतलब इस ज्वाइंट पे अज्ञात बलों की संख्या कितनी है? तीन। क्या? जबकि हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है कि अज्ञात कितने होने चाहिए? मैक्सिमम दो ही होने चाहिए। तो इसका मतलब इस वाले ज्वाइंट को उठाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस ज्वाइंट को मैं उठाऊंगा तो यहाँ पे तीन बल आ रहे हैं। कितने बल आ रहे हैं? जबकि साम्यवस्था क्या कहती है? सिर्फ दो ही बल होने चाहिए। एक है कोई बात नहीं चलेगा, दो है तो भी चलेगा, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और आ जाओ इस वाले ज्वाइंट को उठाऊं तो यहाँ पे कितने बल है? एक और दो। बिल्कुल ये सॉल्व हो जाएगा आराम से, क्योंकि दो बल आ रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं। आगे आ जाओ, इस वाले ज्वाइंट को उठाऊं, कितने फोर्स है इस पे? एक फोर्स तो यही है, एक फोर्स यही है और एक ही है। अब ये तो ज्ञात है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अज्ञात कितने हैं? दो ही है, तो इसको उठाने में फायदा है, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। समझ मेरी बात को? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपके सामने क्वेश्चन एक फ्रेम दिया होगा। फ्रेम में क्या करेंगे, जितने भी मेंबर होंगे सभी मेंबरों में एक नाम दे दोगे, बल दे दोगे, F1 F2 F3 F4, इस तरह से उनको मार्क कर दोगे सारा। फिर दूसरा काम मेरा रहेगा सबसे पहले ज्वाइंट उठाना। क्या जाता है? तो ज्वाइंट कहां से उठाएंगे? उस ज्वाइंट को उठाएंगे जिस ज्वाइंट पर अज्ञात बलों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो? दो। आप उस ज्वाइंट को उठाएंगे, राइट? तो अब इसमें कंटिन्यू कर दो लाइन को आगे। ज्वाइंट उसी को ले, ज्वाइंट उसी को ले जिस पर अधिकतम अज्ञात बलों की संख्या दो। ज्वाइंट उसी को ले जिस पर अधिकतम अज्ञात बलों की संख्या दो। जैसा कि मैं आपको यहां समझा रहा था, तो यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, वो देखें। तीसरे पॉइंट में लिखें, जिस ज्वाइंट को हमने लिया है, जिस ज्वाइंट को हमने लिया है, जिस ज्वाइंट को हमने लिया है, उस ज्वाइंट पर जितने मेंबर हैं, उस ज्वाइंट पर जितने मेंबर हैं, उन सभी की दिशा को, उन सभी की दिशा को, उन सभी की दिशा को टेंशन में ले, उन सभी की दिशा को टेंशन में ले। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको भी बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। देखें आप, दिशा का क्या मतलब होता है सुनिए। पहले तो समझे फ्रेम में किस दिशा को तो टेंशन माना गया है और किस दिशा को कंप्रेशन माना गया है। देखिए, क्योंकि आपको पता है एक फ्रेम में अगर कोई फोर्स निकलेगा तो दो ही नेचर का हो सकता है, या तो टेंशन या कंप्रेशन। तीसरा तो नेचर नहीं हो सकता। तो देखिए आप ध्यान से, कि मान लो ये मेंबर है। अच्छा बताओ तो एक मेंबर के पास कितने ज्वाइंट हो सकते हैं? दो। या तो ये ज्वाइंट इधर से बनेगा और या ये ज्वाइंट इधर से बनेगा, और तो किसी नहीं हो सकता। एक मेंबर के दो ही तो कोने होंगे, या तो कोना ये होगा या कोना ये होगा। डिपेंड ये करेगा कि जब आपके सामने फ्रेम था तो आप इसमें एक समय में एक ही ज्वाइंट उठा सकते हैं। ये तो है नहीं कि आपने ये भी उठा लिया ये भी उठा लिया, ऐसे तो नहीं कर सकते आप। क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो ज्वाइंट तो एक ही उठाओगे आप, और ज्वाइंट कौन सा उठाओगे? जिस पर अधिकतम बलों की संख्या अज्ञात की दो, वही ज्वाइंट उठाएंगे आप। तो या तो उठाऊंगा मैं ये ज्वाइंट और या उठाऊंगा मैं ये ज्वाइंट। हमेशा ध्यान रखना, जिस ज्वाइंट को आप उठाएंगे
या जिस ज्वाइंट को आप लेंगे दिशा उसी के ऊपर निर्भर करने वाली। जैसे मान लो मैंने ये ज्वाइंट लिया, दिशा हम अब इससे देखेंगे न कि इससे देखेंगे। अगर मैंने ये ज्वाइंट लिया तो दिशा में इससे देखूंगा न कि मैं इससे देखूंगा। जैसे मान लो ये ज्वाइंट मैंने ले लिया और मैंने ऐसे लिख दिया, यदि जिस ज्वाइंट को आपने लिया है, जिस ज्वाइंट को आपने लिया है उस ज्वाइंट से फोर्स बाहर भाग रहा है तो फोर्स होगा टेंशन में, और अगर उसकी तरफ आ रहा है तो फोर्स होगा कंप्रेशन। अब आप देखो जैसे आपने ये ज्वाइंट लिया, ये ज्वाइंट आपने पकड़ा है, तो अब इस ज्वाइंट के हिसाब से फोर्स कैसा है? टेंशन। कैसा है? टेंशन। जो इसको कहां जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। अगर मैं ये ज्वाइंट लेता तो इस ज्वाइंट के हिसाब से कैसा है? कंप्रेशन में, चूंकि अंदर आ रहा है, राइट। तो जो ज्वाइंट मैं उठाऊंगा दिशा उस पर डिपेंड करेगी, राइट। दूसरा ज्वाइंट भी देखेंगे हम, जो दूसरे ज्वाइंट के हिसाब से दिशा गलत हो जाएगी। वो जैसे मैं ये ज्वाइंट लूंगा तो मैं इसी के हिसाब से देखूंगा, इसमें बाहर जा रहा है तो टेंशन, अंदर आ रहा है तो कंप्रेशन। सपोज इट ऐसे होता कि मुझे ज्वाइंट ये लेना है, अगर मैं ऐसे लिखता अब ये किस में होता? कंप्रेशन में। तो ये तो किस में होगा? टेंशन में, और ये किस में होगा? कंप्रेशन। इसको उतार लें सभी। दिशा का निर्धारण कैसे करना है, दिशा का निर्धारण उस पर डिपेंड करेगा जो ज्वाइंट हम देखेंगे अपनी तरफ से। ठीक है भाई, ये पॉइंट क्या लिखा था आपको? पॉइंट मैंने ये लिखाया था, पॉइंट को एक बार ध्यान से देखो सभी, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। पॉइंट ये था, फ्रेम में जिस ज्वाइंट को हम लेंगे उस ज्वाइंट के साथ जितने मेंबर जुड़े हैं उन सभी की दिशा कैसी मानेंगे? टेंशन। कैसी मानेंगे? टेंशन। पॉइंट ये लिखाया था मैंने, तो इस पॉइंट को समझो क्या था। पॉइंट ये था कि सपोज दैट ये एक फ्रेम था, ये एक फ्रेम की स्ट्रक्चर हो गई, यहां कोई भी फोर्स आपने लगा दिया 1000 न्यूटन। अब देखिए F1 F2 3 4 5 6 A B C D E। अब सिर्फ आप मुझे ये बता दें यहां सबसे पहले कौन किस ज्वाइंट को उठाना चाहिए? बोलो। ए। किसको उठाना चाहिए? ए, क्योंकि इस ए ज्वाइंट पर हमेशा अज्ञात बल कितने हैं? 2 हैं। देखो इस ए ज्वाइंट पे लोड तो 3 आ रहे हैं, 1 2 3, राइट। या ध्यान रखना अगर मैं लोड या फोर्स बोलूं तो एक ही बात समझना, 1 2 और 3, तो 3 में से इसका मान तो हमें पता ही है, तो इसे तो अज्ञात कितने बचे? 2 ही तो बचे। इसका मतलब ए ज्वाइंट को उठाने में फायदा मुझे। अगर मैं ए ज्वाइंट को उठाऊंगा तो देखो ए ज्वाइंट ऐसे तो बन रहा है, ये ए ज्वाइंट हो गया, इस तरह से अलग से तोड़ लेना इसमें, ये ए ज्वाइंट हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जिस ज्वाइंट को आप उठा रहे हो उस ज्वाइंट के साथ जो आपके मेंबर जुड़े हुए हैं उन सब की दिशा कैसी माननी है? टेंशन। तो मुझे बताओ ये टेंशन कब होगी? जब ऐसे होगा, इससे बाहर तो जानी चाहिए दिशा, और ये टेंशन कब होगी? जब ये ऐसे होगा, ये टेंशन होगी तो, राइट। कंप्रेशन में कभी भी नहीं मानना। हमेशा क्या करेंगे आप, जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में हर मेंबर के अंदर डायरेक्शन कैसे मान के चलेंगे? आप टेंशन मान के चलेंगे। अब ये डायरेक्शन गलत है या सही है, जब आप इसका आंसर निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किसको तो आपको सही मानना है, किसको आपको गलत मानना है, राइट। तो दिशा में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिशा आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले ज्वाइंट उठाएंगे, उस ज्वाइंट पे जितने मेंबर हैं उन सब की दिशा कैसी माननी है? आपको टेंशन मान लेंगे। टेंशन का मतलब हो जाएगा कि जो ज्वाइंट आपने लिया है उससे एरो कहां कर देना है? बाहर की तरफ कर देना है, तो अपने आप ही क्या बन जाएगी? टेंशन बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। पॉइंट नंबर कौन सा है? चौथा लिखें। चौथे पॉइंट में बात करें आप ज्वाइंट का सिलेक्शन करने के बाद, ज्वाइंट का सिलेक्शन करने के बाद, ज्वाइंट का सिलेक्शन करने के बाद ज्वाइंट का सिलेक्शन करने के बाद सभी तिरछे बलों के एक्स और वाई दिशा में घटक बांट लें। सभी तिरछे बलों के एक्स और वाई दिशा में घटक बांट लें।
सभी तिरछे बलों के x और y दिशा में घटक बांट लें तथा साम्यवस्था लगाकर अज्ञात बलों का मान ज्ञात कर लें तथा साम्यवस्था लगाकर अज्ञात बलों का मान ज्ञात कर लें। तो देखें एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे मान लो आपने ये ज्वाइंट उठाया था, राइट? ज्वाइंट क्यों उठाना है, कैसे उठाना है, उसकी कंडीशन मैं आपको समझा ही चुका हूं। अब ये एंगल मान लो आपके पास होता 45 डिग्री का, ये एंगल मान लो 45 डिग्री का है। मैकेनिक्स क्या कहते हैं? मैकेनिक्स ये कहते हैं कि आपके सामने जब भी आपको साम्यवस्था लगानी हो तो कोई भी तिरछा बल नहीं होना चाहिए। अगर तिरछा बल है तो उसके क्या बांट लो? घटक बांट लो। तो मुझे बताओ, ये तो तिरछा नहीं है, ये भी तिरछा नहीं है, तिरछा यही तो है सिर्फ एक। तो इसके दो घटक बनने, एक तो घटक इसका बनेगा cos का, एक किसका बनेगा? sin का। तो cos वाला किधर लिखोगे? जिधर एंगल दिया हुआ है। तो इसका जो cos का घटक होगा वो इधर ही तो लिखा जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इधर से तो एंगल बना हुआ है। तो इसका घटक कौन सा बनेगा? f2 cos 45, और इधर कौन सा जाएगा? f2 sin 45। तो देखो इस मूल बिंदु से, ओरिजिन से इसकी डायरेक्शन कहां जा रही है? बाहर। तो ये भी कहां जाएगा? बाहर। तो ये भी कहां जाएगा? बाहर। अब सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको साम्यवस्था लगानी है। तो मैंने पहली साम्यवस्था किसमें बताई थी? x में। समेशन fx बराबर 0। मतलब ये था कि जो x दिशा में जितने भी बल हैं इन सबको जोड़ के बराबर किसके रख दो? 0 के। जोड़ने कैसे? उसके लिए फर्स्ट की मैकेनिक्स याद करना। आपको याद होगा मैंने कुछ ऐसे बताया था, जिन बलों में घुंडी ऐसे लगी हुई है एरो, उन सब का चिन्ह कैसे ले लो? प्लस। और जिनमें एरो ऐसे है उनका चिन्ह कैसे ले लो? माइनस। अब आप देखो x डायरेक्शन यही तो है, इसमें देखो दोनों ही फोर्स इधर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी आएगी? माइनस। माइनस का f1 माइनस का f2 cos 45 बराबर 0। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो f1 बराबर क्या आएगा? माइनस f2 cos 45। इक्वेशन नंबर 1, राइट? भाई इसका आप इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस बच रहा है ना, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देना, ये बन गया। अब ऐसी साम्यवस्था किसमें लगानी है? y में। किसमें लगानी है? y में। तो y में मैंने आपको साम्यवस्था क्या समझाई थी? फर्स्ट एक मैकेनिक्स में बताइए। जिन बलों में एरो ऊपर है उनका साइन प्लस, और जिनमें एरो नीचे है उनका साइन माइनस, यही तो था। तो देखो ये आपकी y दिशा हो गई, तो इसका एरो कहां है? नीचे। ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो माइनस का f2 sin 45 माइनस का 100 बराबर 0। अब यहां से वैल्यू किसकी आएगी? f2 की। उस f2 की वैल्यू को याद रखना किसकी आ जाएगी? f। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आप दो साम्यवस्था लगा रहे हैं तो दो ही अज्ञात होंगे, दो ही अज्ञात दो समीकरण से सॉल्व हो जाएंगे आराम से, राइट? तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है अभी आपके सामने, इसकी टेंशन मत लो। जो न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व कराएंगे तो बार-बार ये कांसेप्ट बनेंगे, तो वहां ये बहुत अच्छे से आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई? तो एक बार मैं सारे पॉइंट वापस से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके सामने फ्रेम होगा, फ्रेम को ध्यान से देख लें। उसके बाद उस फ्रेम में जितने मेंबर हैं सभी मेंबर में क्या करेंगे? बलों के नाम देंगे, f1 f2 f3 f4, इस तरह से उनको नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे? ज्वाइंट उठाएंगे। ज्वाइंट कौन सा उठाएंगे? जिस पे अज्ञात बलों की संख्या कितनी है? 2 है। उस ज्वाइंट को उठाने के बाद उसमें बलों की दिशा कैसे मानोगे? टेंशन। कैसे मानोगे? टेंशन। तो एक मेंबर में टेंशन कब होगी दिशा? जब एरो पॉइंट से बाहर होगा तभी टेंशन मानेंगे आप। तो टेंशन मानने के बाद अब उसमें ये देख लेना जो ज्वाइंट आपने उठाया कोई तिरछा बल तो नहीं है। अगर तिरछा बल है तो उसे क्या करना है? आप घटक बांट लेना। घटक बांटने के बाद कुछ बल तो किसमें आ जाएंगे? x में, और कुछ बल किसमें आ जाएंगे? y में। तो फिर दो साम्यवस्था लगानी है, एक तो समेशन fx 0 और एक समेशन fy बराबर 0। वहां से दो समीकरण बनेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेना, दोनों बलों के मान रखेंगे। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लिखें, फाइंड फोर्सेस इन ऑल मेंबर। फाइंड फोर्सेस इन ऑल मेंबर, सभी मेंबर में बलों की गणना करें। और फ्रेम रहा आपके सामने ये फ्रेम है।
पे आपको मैंने एक फोर्स दे दिया 1000 न्यूटन और एंगल दे दिए सारे 66 डिग्री के। ये सिचुएशन है आपके सामने और इसमें हमें क्या करना है, सारे मेंबर्स में फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। इक्वेशन ऑलरेडी बोर्ड में आया हुआ है तुम्हारे, यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा था, वहाँ 1 किलोमीटर का मतलब 1000 न्यूटन ही हो गया। एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और बता दूं, अगर फ्रेम साइड से बंधा हुआ है तब तो उसको बोलते हैं कैंटिलीवर फ्रेम, और अगर सपोर्ट पे रखा हुआ है तो बोलते हैं एसएस फ्रेम। क्या बोलते हैं? तो सिंपली सपोर्ट फ्रेम और कैंटिलीवर फ्रेम। तो सुनिए, अभी मैं कैंटिलीवर की प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ, फिर एसएस की तरफ भी चलूंगा। तो पहला मैंने कहा क्या नाम बताया था, मेंबर देखो कितने हैं, काउंट करो 4। कितने हैं? 1 2 3 4। जितने मेंबर उतने फोर्स मानेंगे आप। तो F1 F2 F3 F4 कैलसी होगा सबके पास। तो देखिए फोर्स मान ली, अब आप क्या करेंगे, ज्वाइंट उठाएंगे। क्या उठाएंगे? तो ज्वाइंट कौन सा उठाना है? जिसपे अधिकतम अज्ञात बल कितने हो, तो अननोन फोर्स की वैल्यू 2 हो। तो बताइए कौन सा ज्वाइंट है ऐसा? ए है, बिल्कुल ए है, क्योंकि ए पे 2 अननोन आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए ज्वाइंट उठाएंगे। लिखेंगे ऐसे, आप पेपर में ध्यान रखना, एट ए ज्वाइंट ए, ये लिखना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। सबसे पहले ए ज्वाइंट उठाया है, राइट। तो ए ज्वाइंट को जब आप उठाएंगे तो ए ज्वाइंट जैसे बना पड़ा है इसको ऐसे कैसे बना लेंगे, देखो इस तरह से बना हुआ है, ये ए ज्वाइंट हो गया, ये 60 डिग्री, ये फोर्स कितना था F1 और ये फोर्स कितना था F2। इसके बाद मैंने क्या बोला था, जो ज्वाइंट आपने उठाया है उस ज्वाइंट के साथ जो ये अज्ञात बल हैं इनकी दिशा कैसी लेनी है, टेंशन। तो इस पॉइंट से क्या करें, एरो बाहर कर दे। अब केवल घटक बांटने हैं, तो आप अपनी सुविधा के ध्यान रखना, घटक बांटो ना तो ऐसे आगे बढ़ा लिया करो इस तरह से। तो बताइए घटक किसके बटेंगे, तिरछे बल के। तो तिरछा कौन है, यही है। तो इसका निचला वाला घटक तो कौन सा हो जाएगा, कॉस का, F2 cos 60, और ये कौन सा हो जाएगा, F2 sin 60। दिशा देखो इसकी कहाँ है, पॉइंट से किधर है, बाहर की तरफ। तो ये भी बाहर की तरफ जाएगा और ये भी बाहर की तरफ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद क्या करना है आपको, बोलो, साम्यवस्था लगानी है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखा करो, साम्यवस्था ना पहले y में लगा दिया करो, क्योंकि वहां से एक मान डायरेक्ट पहले निकल जाता है अपना सीधा सीधा। तो पहले y दिशा में साम्यवस्था लगा देते हैं, ये y दिशा में लगा लिया। तो y दिशा में साम्यवस्था के साइन क्या है, जिनमें बल ऊपर की तरफ एरो है वो प्लस लेना, और जिनमें एरो नीचे है वो माइनस लेना। तो आप देखो ये y डायरेक्शन है, इसका साइन कैसा आएगा, माइनस, तो इसका कैसा आएगा, प्लस। तो F2 sin 60 माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपना मान निकल जाएगा F2 का। तो F2 sin 60 इक्वल टू 1000, देन F2 1000 डिवाइडेड बाय sin 60। तो इसको आप सॉल्व करें, कितना आ रहा है, 1154.70 न्यूटन। तो मुझे आप ये बताएं, एक चीज जो मैंने पीछे छोड़ी थी वो यहां बता रहा था, मैं आप सुन लीजिए ध्यान से क्या है वो। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, यदि आपके फोर्स की वैल्यू प्लस में आती है, किस में आती है, तो समझ जाना उस फोर्स की दिशा आपने सही मानी थी, और उसके पीछे लिख देना टेंशन। क्या लिख देना है, तो इस फोर्स का मान कैसा है, प्लस में तो है, तो आप इसके पीछे लिख दोगे टेंशन, इसका मतलब ये दिशा सही है। अब आप साम्यवस्था किसमें लगाएंगे, y में, इसमें लगाएंगे y में। बस आप एक चीज ध्यान रखना, जिन फोर्सेस के मान प्लस में आते जाए वो सारे सही है। तो सुनो, इसके बाद साम्यवस्था बोलो किसमें आएगी, x में। तो x में क्या चिन्ह बताए थे, इधर वालों का प्लस और जिनमें एरो ऐसे उनका माइनस। तो देखो ये दोनों माइनस में आएंगे, तो क्या आएगा, माइनस का F1 माइनस F2 cos 60 इक्वल्स टू 0। तो F1 बराबर में माइनस F2 cos 60, राइट। अब आपने F2 का मान पहले से निकाला हुआ है, इस F2 के मान को यहाँ पुट कर देना। तो F1 बराबर में माइनस, तो F2 की वैल्यू कितनी, 1154.70 इंटू में cos 60। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है,
577.35। अब आप मुझे बताएं ये फोर्स माइनस में आया ना, क्या है, जबकि आपने F1 को वहां माना कैसे था, प्लस में टेंशन माना था, ये माइनस में गया। तो ध्यान रखना जिसका चिन्ह माइनस आए इसका मतलब आपने उसकी दिशा वहां गलत मान रखी थी। वो माना तो आपने टेंशन में था, बट वो एक्चुअल में किसमें था, कंप्रेशन में। तो कुछ नहीं करना, इसके पीछे सी लिख के छोड़ देना है, 577.35 न्यूटन, और पीछे लिख देना है सी। ये माइनस हटा देंगे इसमें से देना ना, आप इसके पीछे सिर्फ सी लिख के छोड़ देंगे। तो आपको ये याद रखना है जिसका आंसर प्लस में है उसके पीछे टी लिख के चलना, मतलब वो दिशा सही है, और जिसका आंसर माइनस में है उसके पीछे सी लिख के चलना। तो दो फोर्स आ गए ना भाई, F1 भी आ गया और F2 भी आ गया, तो दो बचे। उन लोगों को निकालते, देखो कैसे निकालना। बिल्कुल टेंशन मत लो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करूंगा तो बिल्कुल आराम से लड़ जाएंगे सबके। तो देखिए उस क्वेश्चन को मैं दोबारा सा हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम आई होप कि ये थी वो आपके सामने, यहाँ पे 1000 न्यूटन था, ए बी ये था, सी डी, और एंगल थे 60 डिग्री के। ये सिचुएशन थी F1 F2 F3 ए एंड देन F4 ए। अब आप देखिए ये जॉइंट आप उठा चुके हैं, अब अगला जॉइंट कौन सा उठाए। तो देखिए अगर मैं ये जॉइंट उठाता हूँ, ध्यान सुनना, ये जॉइंट उठाता हूँ तो इसमें कितने बल हैं, 1 2 3। तो 3 में से आप इसका मान तो निकाल ही चुके हैं, तो फिर अज्ञात बचे कितने, 2 ही तो बचे। तो इसका मतलब इसको उठाने फायदा है, तो सी उठा लो। तो देखो एट ए जॉइंट सी, एट ए जॉइंट सी, एट ए जॉइंट सी। इस पेपर में ऑलरेडी 2015 में खेमचंद सैनी के 62 नंबर आए हुए हैं टॉस में, हमारे यहीं से पढ़ के गया था टॉस में। देखिए सी जॉइंट को उठाते हैं, तो सी में आप देखो सी कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो एक तो अपने को ये फोर्स निकालना है, एक ये निकालना है, राइट। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, इस वाले फोर्स का मान आपने निकाल लिया ना, कितना मान था इसका, 1154.35 70 न्यूटन। अब आप ध्यान से सुनना, आपके सामने प्रॉब्लम थोड़ी ये आ जाएगी, सर जब आपने इस बल का यहाँ मान लिखा तब दिशा कैसे लिखा, इसकी दिशा किसमें थी, टेंशन में, इसमें थी। तो अब इसकी दिशा जो आपने जॉइंट उठाया ना, तो इसके हिसाब से टेंशन दर्शाओगे इसमें आप, तो ऐसे लिखोगे इसको, इसके हिसाब से मत लिख देना। इसके कभी आप सोच, पहले आपने दिशा लिखी तो इसके हिसाब से लिखी, तो आपने जो ली थी वो आगे आंसर ठीक है, लेकिन अब आपको किसके हिसाब से लेनी है, ये टेंशन में निकला हुआ था, तो जो जॉइंट आपने उठाया ना, तो इसी जॉइंट के हिसाब से ही टेंशन लिखोगे आप यहाँ। अगर कंप्रेशन होता तो अंदर हो जाता, फिर ये करें भी सॉल्व। तो यहाँ से वर्टिकल बना ले सीधा, जो घटक बांटेंगे इधर भी बांटते हैं, ये लो। तो ये एंगल कितना बचेगा भाई, 30 का, तो टोटल 60 था ना, ये टोटल 60 था, तो 30 इधर 30 रह जाएगा, घटक बांटते हैं। चलो तो घटक देखो किस किस की बांटेंगे, F3 का बांट ले, ये इधर से एंगल बना रहा है तो क्या आएगा, F3 sin 30 और F3 sin cos, इधर से एंगल दिया हुआ है cos 30 और इधर sin 30। डायरेक्शन क्या है इसकी, अच्छा बताओ तो भाई, ये दोनों अज्ञात बल थे ना, इनके तो मान निकाल लेते, तो इनकी दिशा कैसी मानते हैं, टेंशन। तो ये भी बाहर और ये भी बाहर, जिन बलों का मान निकालना है उनकी दिशा हमेशा टेंशन लेके चलनी है। आगे आ जाओ, और तिरछा बल कौन सा है, ये वाला तिरछा बल है, इसके घटक बांट दो, तो 1154.70 cos 30, 1154.70 sin 30, दिशा बाहर। चलो तो सबसे पहले साम्यवस्था किसमें लगा रहे, y में, वहां से एक मान निकल जाएगा उसके पास सीधा सीधा, तो y में लगा लो भाई। देखो y ये y दोनों बार माइनस में आ जाएंगे, जिन बता रखे ना, जिनमें एरो ऊपर है प्लस लेना, जिनमें एरो नीचे है माइनस लेना। तो माइनस का F3 cos 30 माइनस का 1154.70 cos 30 बराबर में 0। अब यहां से आप इसका मान निकालें, इसके अंदर पक्षांतर कर देना, प्लस हो जाएगा।
तो क्या आएगा माइनस का f3 cos 30 बराबर में 1154.70 cos 30। दोनों तरफ क्या करो माइनस का गुणा, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दो। तो क्या आएगा f3 cos 30 बराबर में -1154.70 cos 30। तो cos 30 दोनों तरफ से कैंसिल, तो f3 बराबर क्या गया -1154.70। तो इसका आंसर किसमें आया है माइनस में, तो इसका मतलब ये बल कैसा है कंप्रेशन में, ये बल किसमें है कंप्रेशन में। सो सामने से लेके आप नेक्स्ट लगाएं एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन देखिए आप, वही समेशन fx बराबर 0 एक्स यानी इसमें क्या बताया था, जिनमें एरो ऐसे है वो प्लस का और जिनमें एरो ऐसे वो माइनस का। देखो ये तो आएगा प्लस के, दोनों आएंगे माइनस के। माइनस का f4 माइनस f3 sin 30 और प्लस का 1154.70 sin 30 बराबर में 0। अब आप यहाँ से f3 आपके पास ऑलरेडी ज्ञात है, एक मिनट यहाँ देख लेना सभी, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जो f3 का जो एक्चुअल में मान निकला है ना 1154 माइनस का, यही मान पुट करना है यहाँ पे। ये मतलब है ना कि प्लस वाला मान, ये तो डायरेक्शन बता रहा है सिर्फ आपको, जो एक्चुअल में मान निकला मान वही पुट करना है यहाँ। तो माइनस f4 माइनस माइनस, ये माइनस में प्लस हो जाएंगे 1154.70 sin 30 प्लस 1154.70 sin 30 बराबर में 0। ठीक है भाई, तो ये माइनस का मान था, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे फिर ये मान। तो क्या आएगा माइनस f4, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1154.70 sin 30 प्लस 1154.70 sin 30 बराबर में 0। अब इन दोनों को जोड़ लें आप, तो माइनस f4 तो वही आएगा 1154, ये 1154.70 बराबर 0। क्योंकि जोड़ेंगे तो 2 आएगा ना, 2 फिर sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका मान आप निकालेंगे तो f4 बराबर में -1154.70, तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल, f4 बराबर में क्या आ गया 1154.70 प्लस है, तो कैसा होगा ये टेंशन। यानी थोड़ा सा आपने ग्लाइज किया हुआ है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट मैकेनिक्स है, सारे घटक बांटते हैं वही साम्यवस्था लगानी जो आपने पहले फर्स्ट स्टेज में लगाई थी, और वहीं से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। बता दिया। लास्ट में आंसर कैसे लिखने हैं उसकी बस आपको एक टेबल बनानी है। वो टेबल आपको कैसे बनानी है, उसके आंसर तो आप निकाल चुके हैं सारे, वो टेबल ऐसे बनानी है। सुनो, एक उसमें सीरियल नंबर लिख देना, दूसरे में फोर्स, इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी वैल्यू कितनी है, और तीसरे में नेचर। ये ऑप्शन है। फोर्स कौन कौन से थे, F1 F2 F3 F4, सीरियल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, मैग्नीट्यूड F1 की वैल्यू 500, राइट। F2 1154.70, F3 सैम
1154.70। नेक्स्ट सेम 1154.70। नेचर F1 का कैसा था? टेंशन कंप्रेशन कैसा? कंप्रेशन। नेक्स्ट कितना था? टेंशन। नेक्स्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट और तो सिर्फ आपको जो निकले वो यहाँ पे दिखाने हैं टेबल में सॉल्यूशन। ओके थैंक यू। बाकी विषय नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।